And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about International Day of Persons with Disabilities, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the sub-segment welfare schemes for vulnerable sections. सो देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, आज 3 दिसंबर है एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। और हर साल ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ताकि दुनिया भर में जो लोग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं उनके लिए वेलबींग इंश्योर कराया जाए। और इस साल का थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ये याद रखना, इस साल के थीम बेस्ड अक्सर सवाल पीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें याद रखना पोस्ट कोविड वर्ल्ड को और बेहतर बनाने की बात की गई है। इस तरह का कम से कम थीम याद रखना, आप सही अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एक बार ज़रा डिसेबिलिटी का डेफिनीशन देख लेते हैं। सो वैसे तो कई सारे डेफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन ये जो डेफिनीशन हम देख रहे हैं अभी, दैट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स लॉ नोन एज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो कभी भी डिसेबिलिटी पे सवाल आ जाए तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड restricts fully functional interaction with society is known as disability. It includes physical impairment, sensory impairment and cognitive and mental illness as well. तो सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई से भी ऐसी लिमिटेशन हमारे ऊपर आ जाए जिस कारण से हम सोसाइटी के साथ पूरी तरह से इंटरैक्ट ना कर पाएँ, हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अचीव ना कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, ये इंसान कुछ एथलीट बन सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ सिंस ही इज़ रिडन ऑन दिस व्हील चेयर वो एथलीट नहीं बन सकता। तो अगर वो अपनी पोटेंशियल को अचीव ना कर पाए पूरी तरह से, सोसाइटी के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाए, फुल सारे डायमेंशन से वो इंटरैक्ट ना कर पाए, तो वैसे इंसान को हम कहते हैं कि ही और सी इज सफरिंग विथ डिसेबिलिटी। एक बात बस आपको अपने डेफिनेशन में जरूर लिखनी है कि डिसेबिलिटी इज नॉट जस्ट इन फिजिकल सेंस बट इट इज ऑल्सो इन मेंटल और कॉग्निटिव सेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो जो लोग भी मेंटली इल हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड डिसेबल्ड। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया भर में वैसे लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, आर स्ट्रगलिंग विथ डिसेबिलिटी। तो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 1969 में ही यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड ए डिक्लेरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो एक डिक्लेरेशन 1969 में ही यूएन ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर 1991 में यूएन रिलीज ए प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस। तो फिजिकल इलनेस के लिए यूएन ने 1969 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। 1991 में जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं उनके लिए एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने डिसेबल्ड लोगों के लिए। वह सारे लोग जो फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन सब लोगों के लिए एक रिजोल्यूशन, उनके वेलफेयर के लिए एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने 1992 में। तो बाकी कुछ आप याद रखो ना रखो, ये बाकी दोनों 1969 वाले और 1991 वाले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि आप याद रखेंगे, लेकिन अगर डिसेबिलिटीज़ पे सवाल आ जाए तो अगर आपको याद रहा कि यूनाइटेड नेशन की एक रिजोल्यूशन है 47/3 दैट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो ये रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन नंबर 47/3 फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी याद रखना। इट टॉक्स अबाउट बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल डिसेबिलिटी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने 1983 से 1992 तक का जो डिकेड था, ये जो 10 साल थे, इसको डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन भी डिक्लेयर किया था। ये बाकी इन चार में से कम ये तीसरा नंबर वाला पॉइंट जरूर याद रखना, दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स।
इंटरनेशनल लेवल पे हाल फिलहाल में एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई, एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, उसको हम लोग इंचियोन स्ट्रैटेजी नाम से जानते हैं। तो ये सीधा सीधा यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है कि इंचियोन स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हो सकता है कि अब एपीएससी पीटी में भी पूछ लिया जाए। देखिए, इंचियोन एक जगह है साउथ कोरिया में, और 2017 में यहाँ पे एशिया पैसिफिक कंट्रीज की हेड ऑफ द स्टेट्स की या हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग हुई थी। एशिया पैसिफिक कंट्रीज, ये 21 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, राइट फ्रॉम वो जो आरसीईपी वाले कंट्रीज़ तो हैं ही, उसके अलावा वो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, ये सब भी आ जाते हैं, चिली। तो ये सब टोटल 21 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। इन सब की मीटिंग हुई, और इस एशिया पैसिफिक कंट्री की जो मीटिंग हुई रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी, वो मीटिंग हुई इंचियोन में, दैट इज इन साउथ कोरिया। और यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी, उस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया इंचियोन स्ट्रैटेजी। ऑन इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस इंचियोन स्ट्रैटेजी। आपसे सीधा सीधा पीटी में पूछा जाएगा इंचियोन स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस इस तरह के होंगे: डिजास्टर मैनेजमेंट, टू हेल्प पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी, टू कवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। याद रखना, इंचियोन स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू हेल्पिंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। अब जरा देखते हैं व्हाट हैव बीन द स्टेप्स टेकन बाय आवर ओन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। अभी तक तो हमने जो देखा वो था इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ को हेल्प करने के लिए। दो ही मेन थे, इंचियोन स्ट्रैटेजी एंड यूएन रिजोल्यूशन नंबर 47 सब क्लॉज 3। अब नेशनल लेवल पे हम जरा देखते हैं, तो देखिए हमारे देश में 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल 2.21 पॉपुलेशन हमारी ऐसी है हमारे देश के अंदर जो एक या किसी दूसरे फॉर्म की डिसेबिलिटी से स्ट्रगल कर रही है। और इंडिया दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा कंट्री है जिसमें डिसेबिलिटीज़ के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मतलब इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। अब अगर हम देखें कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं हमारे देश में इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी, तो एक पहला कानून लाया गया था 1995 में टू हेल्प पीपल स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी। इस कानून का नाम था राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारे जो बच्चे, देखो इस एक्ट में ज़्यादातर फोकस बच्चों पे था। ऐसा था कि हर एक वो बच्चा जिसके ऊपर कोई ना कोई रिस्क है किसी भी तरह के डिसेबिलिटी का। देखो डिसेबिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण हमारे देश में हुआ करता है पोलियो, हुआ करता था, अब तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। तो सारे वो बच्चे जो इस तरह के किसी भी डिसेबिलिटी के रिस्क पे हैं उन सबको स्क्रीन किया जाए, ये इस एक्ट का पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। और जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको मिटिगेट किया जाए ताकि बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके अलावा जो भी बच्चा डिसेबल्ड है उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इन आवर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। फिर इसी एक्ट को अमेंड किया गया 2016 में। तो लगभग 21 साल बाद इस एक्ट को अमेंड करके इसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया और इसमें और भी सारे नए तरह के जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसको ऐड किए गए। तो देखो 2016 वाला जो एक्ट है इसमें 21 तरह के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया, जबकि 1995 वाला एक्ट में बस 7 तरह के ऐसी डिसेबिलिटीज़ थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। तो जो अगला एक्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। कई सारे तरह के ऐसे डिसेबिलिटी हैं जो पहले वाले एक्ट में नहीं थे, अब नए वाले एक्ट में। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये सब ऐसे डिजीज हैं जो पहले डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होते थे, अब होते हैं। एसिड अटैक डिसेबिलिटी में काउंट होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये कुछ लोगों को आप देखते हो उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, हकलाते हैं, उन सबको डिसेबिलिटी में काउंट किया। और इस तरह से 21 डिसेबिलिटीज़ की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई गई है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इस तरह के एसिड अटैक्स, इस तरह के 21 डिसेबिलिटीज़ की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई गई है ताकि वो सारे लोग जो एक या दूसरे तरीके के फिजिकल या मेंटल लिमिटेशन से जूझ रहे हैं उनकी मदद की जा सके विथ हेल्प ऑफ अ प्रॉपर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। उसके अलावा एक तो पहला प्रोविज़न हो गया कि 7 से लिमिट बढ़ा करके 21 तरह के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न कि हर एक वो बच्चा जो डिसेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहा है इन द एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, लेकिन डिसेबल्ड अगर बच्चा है तो 6 से 18 साल तक के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। उसके अलावा
कोटा भी इंक्रीज कर दिया गया, रिजर्वेशन भी इंक्रीज कर दिया गया डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 3% टू 5%, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 3% टू 4%। उसके अलावा एक नेशनल लेवल पे फंड बनाई जाएगी और स्टेट लेवल पे एक फंड बनाई जाएगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल स्ट्रगलिंग विथ डिसेबिलिटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में अडॉप्ट किए गए हैं। The next article is taken from international segment. It is about uranium enrichment program by Iran. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो एक बार जैसा आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहां मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट डे बिफोर येस्टरडे मैंने ये आर्टिकल कवर किया था जहां मैंने आपको बताया था कि ईरान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फ़खरीज़ेदा वॉज असैसिनेटेड रिसेंटली। उनको एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया और अब ईरान ने पता किया है कि इस अटैक के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अब ईरान के जो हार्डकोर लीडर्स हैं वो अब धीरे धीरे प्लान ऐसा बना रहे हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे इजराइल के अगेंस्ट, वो अब स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अगेंस्ट दिस असैसिनेशन ऑफ देयर टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो ये सब हमने वहाँ डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ईरान जो ऑलरेडी वीक हो रहा है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में, आखिर उसके ऊपर अटैक हुआ क्यों इसराइल ने वापस से अटैक किया ईरान पे जब ईरान ऑलरेडी कमज़ोर है। तो उसके पीछे मैंने बताया था कि ये एक सही मौका है ईरान को और ज़्यादा कमज़ोर कर देने का, क्योंकि अब जो बिडेन बन गए हैं प्रेसिडेंट, तो हो सकता है कि जो बिडेन वापस से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को साइन कर लें और स्ट्रैटेजी जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं उसको लिफ्ट कर लें। तो ये सब अभी चांसेज हैं। तो इसके पहले कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, ईरान और यूएस के बीच में थोड़े रिलेशंस डेवलप हों, उसके पीछे उसके पहले ही इजराइल ने ये कार्ड प्ले कर दिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ईरान के लिए एक डायलेमा क्रिएट हो गया। अब ईरान अगर बदला लेने के लिए कुछ भी करता है तो ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं हो पाएगी। जो बिडेन चाह करके भी सैंक्शन लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ईरान कोई भी हॉस्टाइल एक्शन लेगा तो फिर जो बिडेन उसके डायरेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव स्टेप ले नहीं पाएंगे। और अगर ईरान चुप बैठता है जो बिडेन के होप में कि जो बिडेन ईरान को सैंक्शन से लिफ्ट करेंगे और ईरान न्यूक्लियर डील वापस से साइन होगा, अगर इस चक्कर में ईरान चुप बैठता है तो ईरान के अंदर के जो हार्ड लाइनर लोग हैं, कट्टर लोग हैं, वो ईरान की सरकार को गिरा देंगे। तो अब ये ईरान के लिए बहुत बड़ा डायलेमा बन चुका है कि ईरान करे तो करे क्या। इस पर्पस से, इस स्ट्रैटेजिक गोल से इजराइल ने ईरान के इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर अटैक किया, उनको असैसिनेट किया। तो अब ईरान के लिए एक बहुत ही डायलेमा वाला सिचुएशन है। इसमें ईरान करे तो करे क्या, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ईरान इज फेसिंग अ डायलेमा टू रिटेलिएट और नॉट टू रिटेलिएट, बदला लिया जाए या ना लिया जाए। तो अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। अब हुआ क्या है, ईरान की पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, एक बिल पास किया है। ऑफकोर्स आप समझिए तो बदला लेने के इंटेंशन से ही, अपने आप को थोड़ा हॉस्टाइल स्ट्रॉन्ग दिखाने के इंटेंशन से ही उन्होंने कानून पास किया। उस कानून के हिसाब से अब वो लोग यूनाइटेड नेशंस के सारे इंस्पेक्शंस जो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे यूनाइटेड नेशंस करता है उस सबको वो लोग कैंसिल कर देंगे। देखिए, अभी तक कैसा था कि ईरान न्यूक्लियर डील में सिर्फ यूएस पुल आउट किया है ईरान न्यूक्लियर डील से, लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ईरान न्यूक्लियर डील के हिसाब से सिर्फ उसको P5+1 डील भी कहते हैं, क्योंकि उसमें यूएस के अलावा यूरोप के 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ भी थे। ये जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ थे, यूएस, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, रसिया, उसके अलावा जर्मनी भी था। तो P5+1 इसको अग्रीमेंट कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील को। उसमें से बस यूएस ने पुल आउट किया है, जबकि बाकी जो 5 कंट्री हैं, चाइना, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वो अभी भी इंटैक्ट हैं इस एग्रीमेंट से। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। और उस डील के हिसाब से यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, टाइम टू टाइम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करती है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा। तो यूएस पुल आउट कर गया, फिर भी अभी ये डील है और उस डील के हिसाब से यूएन टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का, और वो देखता है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा, ईरान कहीं यूरेनियम को इनरिच तो नहीं कर रहा। अब ये बिल यही कहता है कि अब हम लोग खुद ही ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देंगे, हम लोग खुद ही उससे विड्रॉ कर लेंगे। और जबकि यूएस ने विड्रॉ कर लिया तो ही वो डील लगभग टेक्निकली कैंसिल हो ही गई थी, क्योंकि यूएस के विड्रॉ होने के बाद यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। तो
तो प्रैक्टिकल केसेस के लिए वो डील मोर और लेस डेड है, लेकिन थ्योरेटिकली वो अभी तक चल रही थी। लेकिन अब ईरान के ऊपर अटैक होने के बाद अब ईरान एक हॉस्टाइल स्टैंड ले रहा है और ईरान ने अब इस बिल के थ्रू फैसला किया है कि अब वो इस ईरानियन न्यूक्लियर डील से पूरी तरह से पुल आउट कर लेगा और अब वो अपने देश में यूएन इंस्पेक्शंस होने नहीं देगा और वो यूरेनियम को इनरिच करेगा और यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। अब इसके अगेंस्ट हसन रूहानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इस बिल को अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिल को पास करते के साथ ईरान का इमेज और ज़्यादा ख़राब होगा, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज और कमज़ोर होंगे, हमारे ऊपर और सैंक्शंस लगेंगे। तो वो जो डायलेमा मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था 2 दिनों पहले जो हमने डिस्कस किया था, वो डायलेमा अब आपको दिख रहा है। बदला लें कि ना लें। कुछ लोग चाह रहे हैं बदला लें, लेकिन बदला लेने में भी प्रॉब्लम है। अगर बदला लेंगे तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे हैं हसन रूहानी, वो प्रॉब्लम्स होंगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वीक होंगे और आगे और भी सैंक्शंस लगेंगे। और बदला नहीं लेते हैं तो जो वहाँ के हार्ड लाइनर्स हैं, कट्टर लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है वो रिटेलिएट करेगी। तो इस तरह का डायलेमा अब आपको दिख रहा है, जहाँ वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में एक तरह का कन्फ्लिक्ट चालू हो गया है, टू रिटेलिएट और नॉट टू रिटेलिएट। अब इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की गई है वो ये है कि ईरान चाहता है कि अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को वो वापस से चालू करे और ईरान न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। तो ज़रा समझते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है। देखो, जो यूरेनियम नेचुरली होता है, इतना तो आप जानते हैं कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी। तो दोनों में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो देखो, यूरेनियम नेचुरली हमें एक 2 आइसोटोप्स के मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। 2 आइसोटोप्स का मतलब, इनका मिक्सचर का मतलब कि सेम मटेरियल है लेकिन एटॉमिक वेट ज़्यादा है, डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों के दोनों यूरेनियम है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 92। इस हिसाब से दोनों यूरेनियम कहे जाएंगे, क्योंकि आपने अगर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोनों यूरेनियम है, लेकिन यूरेनियम नेचुरली जब हम निकाल के लाते हैं तो उसमें 2 तरह के यूरेनियम मिलते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। उन दोनों का मिक्सचर मिलता है, इन दोनों आइसोटोप्स का मिक्सचर मिलता है। अब नेचुरल जो यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 काफ़ी कम होता है, इट इज़ अबाउट 0.8% ऑफ टोटल नेचुरल यूरेनियम, जबकि यूरेनियम 238 99.2% तक होता है ऑफ टोटल नेचुरल यूरेनियम। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो यूरेनियम 238 है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये फिसाइल नहीं है, ये ना न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद आ सकता है। मतलब ये फिसाइल है ही नहीं, ये फटता ही नहीं है, तो ये फिजन रिएक्शन कर ही नहीं सकता। फिजन रिएक्शन बस ये कर सकता है यूरेनियम 235, लेकिन नेचुरली ये इतना कम होता है कि फिजन रिएक्शन उस फॉर्म में करा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसको इनरिच करना पड़ेगा। इनरिच करने का मतलब है कि इसका ओवरऑल वेटेज नेचुरल यूरेनियम में बढ़ाना पड़ेगा। 0.8% है, इसको आप इनरिच कीजिए। देखिए, आपने नेचुरल यूरेनियम ऐसे निकाला, तो जब नेचुरल यूरेनियम आप निकालेंगे तो बहुत कम होगा उसमें जो यूरेनियम 235 होगा, जो मैंने रेड कलर से यहाँ दिखाया, ज़्यादातर उसमें यूरेनियम 238 होगा। और यूरेनियम 238 इज एज गुड एज स्टोन, एज गुड एज सैंड, किसी काम का नहीं, वो फिसाइल नहीं है, वो फटता नहीं है। तो इस कारण से नेचुरल यूरेनियम हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। अगर हमें यूरेनियम से पावर बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो यूरेनियम 235 को इनरिच करना होगा, ओवरऑल इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें यूरेनियम 238 को थोड़ा कम करना होगा। तो कंसंट्रेशन जैसे हम 4% तक बढ़ाएंगे, मतलब 100 ग्राम में 4 ग्राम अगर यूरेनियम 235 होगा, 96 ग्राम यूरेनियम 238 होगा, तो वैसे यूरेनियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पावर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और उसको फर्दर इनरिच किया अगर हमने 20% तक, यानी कि 100 ग्राम में 20 ग्राम यूरेनियम 235 एंड 80 ग्राम यूरेनियम 238, तो उसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि यूरेनियम हैज़ बीन नाउ इनरिच्ड इनटू वेपन ग्रेड। अब इस यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और ये जो करंट बिल है वो यही कह रहा है कि अब हम लोग यूरेनियम को इतना इनरिच करेंगे कि हम ये लोग यूरेनियम के बेसिस पे यूरेनियम वेपन बना सके, न्यूक्लियर वेपन बना सके। अभी जो ईरान न्यूक्लियर डील है, जिसको P5+1 डील भी कहते हैं, या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, उस डील के हिसाब से ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है, और उसको इंश्योर कराने के लिए यूएन की इंस्पेक्शंस होती रहती हैं बार बार। अब इस बिल के हिसाब से इंस्पेक्शंस नहीं होंगी और ईरान अब यूरेनियम इनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is taken from environment segment. It talks about IPCC report. This topic is important from our syllabus paper 4, environment and biodiversity point of view. So IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ये है क्या, इसको एक बार जरा समझते हैं. देखो, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नवंबर 1988 में बनाया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिल करके. इसका पर्पस है, सरल शब्दों में समझ लो, इसका काम क्या है. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है टाइम टू टाइम रिपोर्ट पब्लिश करना रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कि दुनिया भर में कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसका डाटा ये ऑर्गेनाइजेशन आईपीसीसी पब्लिश करती रहती है टाइम टू टाइम, और उसी डाटा के बेसिस पे इंटरनेशनल लॉज बनते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस बनते हैं. आपको पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जहाँ पे फैसला लिया जाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाएगा. पेरिस क्लाइमेट डील, उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, वो सारे जो डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, उस हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना है. अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं. इस आईपीसीसी ने, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने, एक रिपोर्ट पब्लिश की है हाल फिलहाल में. उस रिपोर्ट में उसने ये कहा है कि इस साल 2020 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक जो एवरेज टेम्परेचर था, दिस टेम्परेचर वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस हाइयर और अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब वो टाइम 1750 से 1850 तक का टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था. आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट हैव हैपेंड आफ्टर 1850, उसके बाद से ही ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुआ है. तो उसके पहले जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, और इस साल का जो टेम्परेचर था उसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था. इस साल का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस हाइयर था. इससे क्या पता चलता है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अब तक हमारे यहाँ पे इतनी सारी ग्लोबल इमिशंस हो चुकी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो चुका है कि ओवरऑल उनके कारण 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया है हमारा एटमॉस्फेयर. उससे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो सब आप जानते ही हैं. उससे सी लेवल राइज हो सकता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका फास्ट रेट ऑफ मेल्टिंग हो सकता है, तो जो हमारे लिटोरल एरियाज़ हैं, जो सी के आसपास के शोर एरिया हैं, वो डूबने लगेंगे. तो जो लो लाइंग कंट्रीज़ हैं जैसे मॉरिशस वगैरह, मालदीव वगैरह, ये सब डूबने लगेंगे. तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं. लेट अस कम बैक टू दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में साफ साफ ये भी बताया गया है, पहले भी एक स्पेशल रिपोर्ट में आईपीसीसी बता चुकी है कि अगर प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर किसी भी टाइम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर का, तो एक तरह का ये कैटेस्ट्रॉफिक सिनेरियो हो जाएगा, एक पूरी दुनिया में बर्बादी छा जाएगी. तो जो भी प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो भी एवरेज टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बढ़ा है ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा एक स्पेशल रिपोर्ट में ऑलरेडी आईपीसीसी बता चुकी है. लेकिन अब करंट रिपोर्ट में इसने क्या बताया कि इस साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस साल ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा. तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 1.5 से ज़्यादा हो जाए. ग्लोबल वार्मिंग जो है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, एंड दैट विल बी कैटेस्ट्रॉफिक. इस फिगर की मदद से समझिए, जिस रेट से हम इमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहे हैं, इस रेट से बाय 2100 वाला जो साल होगा उस साल तक हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा से टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका होगा. अगर हम लोग उसको 4 टाइम्स कट करते हैं, अभी तो हम लोग को लगभग 4000 गीगा टन्स ऑफ CO2 इमिट कर रहे हैं हर साल. करंट एज के हिसाब से तो, करंट इमिशन रेट के हिसाब से तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. लेकिन अगर उसको हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहते हैं तो हम लोग को 4000 गीगा टन से इमिशन को कट डाउन करके 1000 गीगा टन्स तक लाना होगा. जबकि आईपीसीसी ने क्या कहा है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा तो कैटेस्ट्रॉफी हो जाएगी, तबाही मच जाएगी. और उसके लिए तो हमें अपना इमिशन, ग्लोबल इमिशन लगभग 500 गीगा टन्स रखना होगा ऑफ CO2. ये बहुत बड़ी बात है. जितना हम इमिट कर रहे हैं उसका 8 गुना हमें अभी कम करना होगा, तब जाकर के आईपीसीसी ने जो टारगेट दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, उसको समहाउ हम मीट कर पाएंगे बाय 2100. The next article is taken from national segment. It talks about contempt of court. This topic is important from our syllabus paper 3, Indian polity point of view. So contempt of court.
इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टुवर्ड्स अ जज और कोर्ट ऑफिसर और इंटरफेरेंस विथ इट्स ऑर्डरली प्रोसेस। सरल शब्दों में बोलें तो आप कोर्ट के प्रोसेस में अगर आप दखल अंदाजी करते हैं, कोर्ट के साथ कुछ भी बदतमीजी करते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उस केस में कोर्ट आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक्शन लेने का अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हाई कोर्ट्स को पावर दिए गए अंडर आर्टिकल 215। अब मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश करने के लिए, हाई कोर्ट को पावर दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू पनिश। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअली होगा क्या, कौन कौन से एक्टिविटीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहे जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया ही नहीं है। तो इसके लिए फिर एक कानून बनाया गया डिफाइन करने के लिए कि कौन कौन से एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहे जाएंगे, और वो कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में कहा गया कि कंटेम्प्ट जो होगा वो दो तरीके का होगा, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह मानी जाएंगी और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की तरह मानी जाएंगी। देखिए, सिविल और क्रिमिनल केसेस के बीच का अंतर तो हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। क्रिमिनल केसेस में एक इंसान को सज़ा होती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, जबकि सिविल केसेस में फ़ाइन लगता है इन जनरल। दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन भी है, टेक्निकल डिफरेंस भी है। सिविल केसेस आर नोन एज क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, वाइल क्रिमिनल केसेज आर नोन एज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं, अभी के लिए सिंपल रखते हैं। सिविल केसेस में जनरली फ़ाइन लगता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में अगर इंसान गिल्टी पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। अब ज़रा समझिए, तो कुछ कुछ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को माना गया है कि वो सिविल केसेस की तरह गिने जाएंगे, कुछ कुछ कंटेम्प्ट एक्टिविटीज़ को माना गया है कि वो क्रिमिनल केसेस की तरह गिने जाएंगे अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो देखिए, सिविल कंटेम्प्ट में है एनी विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट। अगर आपने कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है जिसको मानने से आप इंकार कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिविल कंटेम्प्ट। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। अगर आप कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कोर्ट की ओवरऑल अथॉरिटी खराब हो रही है, दूसरे शब्दों में बोले तो उसकी इमेज खराब हो रही है, आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे ओवरऑल कोर्ट की जो भी गरिमा है वो कम हो रही है, आप सीधा सीधा कह दे कि सब जज चोर हैं, सब ब्राइब लेते हैं, अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोर्ट एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। या फिर आप कोर्ट की एक्टिविटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, आप विटनेस को कोर्ट में जाने नहीं दे रहे हैं या जजेस को आप किडनैप कर ले रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज विल बी नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोर्ट का तो एक एग्जाम्पल हमने हाल फिलहाल में देखा ही था, प्रशांत भूषण साहब का। जब प्रशांत भूषण साहब ने कह दिया था, इस तरह का एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे साहब को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि हमारे ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 लाख की बाइक चला रहे हैं, जबकि वो कोर्ट को उन्होंने बंद कर रखा है और बीजेपी लीडर्स की बाइक लेकर के चला रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए ये ट्वीट किया था। तो उस टाइम में इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया था, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को का मानना था कि प्रशांत भूषण हैज़ स्कैंडलाइज्ड द कोर्ट एंड हैज़ लोवर्ड इट्स अथॉरिटी। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखो, जो सेक्शन 15 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर कि कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इनिशिएट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला प्रोसीजर बताया गया है कि इट हैज़ ए लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 1 साल के अंदर हुई है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब 10 साल पहले आपने कुछ बोला हो और आज आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लगाया जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट, स्मॉल सिविल केसेज या क्रिमिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये सबको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं या लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। अब ये जो लोअर कोर्ट्स हैं ना, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर डायरेक्टली है नहीं, लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई ऐसा कंटेम्प्ट होता है, बदतमीजी होती है, तो रिकोर्स है, लेकिन इनको डायरेक्ट एक्शन लेने का पावर नहीं है। तो कैसे रिकोर्स मिलेगा? इन लोग के खिलाफ अगर कुछ कंटेम्प्ट होता है तो उस मैटर्स को हाई कोर्ट ही सुनेगा। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ ऐसा कंटेम्प्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाने का, लेकिन उस केस में वह हाई कोर्ट को रिकमेंड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज आपके ऊपर लगाए. सो दीज कोर्ट्स, दीज सबऑर्डिनेट्स को डू नॉट हैव पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 10 कैन इनिशिएट contempt of court charge to punish someone for contempt of court against the subordinate courts. उसके अलावा जरा देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट हो सकता है. तो देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, पहला तो दे कैन टेक सुओ मोटो केस, ये डायरेक्टली केस ले सकते हैं. जैसे प्रशांत भूषण के केस में था, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट केस ले लिया कि देखो तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अब तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन लेंगे. या फिर सुप्रीम कोर्ट के केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर रिटन पिटीशन दें कि इस इंसान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाए, तो उस केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है. हाई कोर्ट के केस में उस स्टेट के, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, उस स्टेट के एडवोकेट जनरल अगर रिटन एक पिटीशन फाइल करें कि इस इंसान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज लगाया जाए, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज लगाया जा सकता है. उसके अलावा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगवा सकता है. हम और आप भी चाहें तो किसी दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगवा सकते हैं. उसके लिए हमें एक पिटीशन फाइल करना होगा. अगर हाई कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट है तो उस हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल करना होगा किसी दूसरे के अगेंस्ट, या सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होगा. लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल का अगेंस्ट अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लाना चाहता है, तो उसके लिए अगर हाई कोर्ट में है तो एडवोकेट जनरल उस हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल जरूर अप्रूव करेंगे, तभी जाकर के उस हाई कोर्ट में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया जाएगा, पिटीशन फाइल बाय दैट प्राइवेट इंडिविजुअल. अगर ये प्राइवेट इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में चाहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाए अगेंस्ट एनी अदर इंडिविजुअल, तो उस पिटीशन को एक्सेप्ट होने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करेंगे, कंसेंट देंगे, तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ लगा पाएगी. सो दीज आर द 3 मेथड्स थ्रू विच कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस कैन बी स्टार्टेड. या तो खुद से, या तो इन लोगों के कहने पे, या किसी तीसरे इंडिविजुअल के कहने पे. अब करंट केस देख लेते हैं. तो देखिए, ये हैं एक लॉ स्टूडेंट, इनका नाम है रचिता तनेजा, और इन्होंने एक इस तरह का कार्टून बनाया. उस कार्टून में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया अर्नब गोस्वामी वाले मामले में. अर्नब गोस्वामी वाला मामला तो आपको पता ही है. अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला था कि उन्होंने किसी को इतना हरास किया कि उसने सुसाइड कर ली. 2018 का मामला था, उसमें इनको अभी जेल भेजा गया. अब अर्नब गोस्वामी को 4-5 दिनों के अंदर ही बेल मिल गया. तो इस पे कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उसमें इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया. इन्होंने कहा कि इतने सारे लोग हैं जिनको अभी तक बेल नहीं मिल पाता, इतने महीनों तक नहीं मिल पाता, और अर्नब गोस्वामी को 4 दिनों में मिल गया. और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए इस तरह का कार्टून बना दिया. आप सबको पता है, ऐसा लोगों का मानना है कि अर्नब गोस्वामी और जो उनका टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी, वो प्रो रूलिंग पार्टी थोड़े से स्टेटमेंट्स देता है, थोड़े न्यूज़ सुनाता है, ऐसा लोगों का मानना है. तो लोगों का मानना है कि अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के बीच में प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस है. और इस तरह का उन्होंने कार्टून बना दिया कि जैसे अर्नब गोस्वामी को पकड़ा पुलिस ने, अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि जानता है मेरा बाप कौन है, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनते छोड़ दिया अर्नब गोस्वामी को 4 दिन में, इसी कारण से छोड़ दिया. इस तरह का एलिगेशन लगाया इन्होंने. ये जो कार्टून है सब कुछ कहता है. ये सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बीजेपी की धमकी देकर के छोड़वा लिया, जानता है मेरा बाप कौन है. तो अब जब इस तरह के कार्टून इन्होंने पब्लिश किया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे के वेणुगोपाल साहब ने फिर एक रिटन कंसेंट दिया. ये जो दूसरा प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो वो एक कंसेंट दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि एक आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज स्टार्ट करें. और इस केस में यही हुआ. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, एक कंसेंट दिया है कि रचिता तनेजा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाए. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग APSC, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 235 टू टॉपिक नंबर 237. टॉपिक नंबर 235 is Jibon Dingai scheme. Under this scheme, the state government of Assam will provide modern boats engine at 70% subsidized rate. This has been brought to minimize the boat mishap cases in Assam. Please attempt this question based on this topic. Topic number 236 is about Assam Heritage Protection, Preservation, Conservation and Maintenance Act. It aims at preserving tangible heritage like Satraj monasteries and stupas. Sites protected under this law must be at least 75 years old. Please attempt this question based on this topic. Topic number 237 is about gravitational waves. Gravitational waves are ripples in space-time caused by some violent and energetic processes in the universe. Gravitational waves travels at the
speed of light. They were proposed first of all by Albert Einstein in his theory of relativity 1916, but it was first time observed in LIGO project in 2015. इंडिया के अंदर भी ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है LIGO इंडिया. This a project is being brought by Ministry of Earth Sciences to observe gravitational waves, और इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और उम्मीद की जा रही है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2025. करेंटली ये न्यूज़ में क्यों है ग्रेविटेशनल वेव? क्योंकि GW190521 एक तरह की ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल हाल फिलहाल में ऑब्जर्व की गई. तो ये नाम आपको पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन मोटा मोटा याद रखना. हाल फिलहाल में एक तरह का ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल है जो न्यूज में था. ये ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल को डिटेक्ट किया गया है हाल फिलहाल में LIGO द्वारा, और ये ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि दो मैसिव ब्लैक होल एक दूसरे में मर्ज हो गए नियर अ सुपर मैसिव ब्लैक होल. तो इस कारण से, इस तरह के वॉलेंट एक्टिविटी के कारण ये ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हुआ था. एंड दिस मर्जर हैड हैपेंड एक्चुअली बिलियन ईयर्स अगो, और आज है जाकर के हम लोग इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इसको हमने ऑब्जर्व किया था, इस कारण से ये न्यूज़ में था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 237. This is the answer of question number 232 to 234 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसके एक बार आंसर देख लेते हैं. इट वाज अबाउट ओवर द काउंटर मेडिसिन इन इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन पॉलिसी जो है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ना बना करके यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है सीधी सीधी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.